आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी चाहिए। ठीक है, आप क्लास 12th में हो या आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करोगे तो भी आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी ही पड़ेंगी, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो और आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसको पढ़ने का क्या बेस्ट तरीका हो सकता है उसे बताऊँगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो एनसीईआरटी पढ़ते तो हैं पर वो गलत तरीके से पढ़ते हैं। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पर आगे से आप कई बार पढ़ सकते हो एनसीईआरटी और बहुत कम टाइम में पढ़ सकते हो। तो कैसे होगा आपको बता देता हूँ। देखिए, ध्यान से वीडियो को देखना है आपको। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये बन जाएगा कि एनसीईआरटी जो है उसको पढ़ने का सही तरीका क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, क्या हम किसी राइटर की किताबें या फिर कई स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं वो राइटर की या किसी पब्लिकेशन की बुक पढ़ते हैं, क्या वो चल जाएंगी, या फिर अगर हम पढ़ते हैं तो हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। और ये इन सभी बोर्ड को ध्यान में रख के बनाई गई वीडियो है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके सिलेबस की बात करें तो सभी बोर्ड में लगभग एक जैसा ही एक ही सिलेबस चलता है, और जो लैंग्वेज होती है, लिटरेचर होता है, वही अलग होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। ये वीडियो जो है मैंने फोकस किया है क्लास 12th के लिए। जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो स्पेशल, क्योंकि सीबीएसई में आपको पता होगा कि आज से अगर 2 साल 3 साल 4 साल पहले जाते हो तो एमसीक्यू जो होते थे वो नहीं आते थे, लेकिन पिछले साल से एमसीक्यू आने शुरू हुए, ये आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन इस साल बातें ये चल रही है कि सीबीएसई जो है वो 50% एमसीक्यू करने वाला है। मान लीजिए आपका अगर 80 मार्क्स का पेपर होता है तो उसमें से 40 मार्क्स का तो आपके एमसीक्यू हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, और 40 मार्क्स के वो वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें आप लिखने वाले क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो 2 मार्क्स का हो, 4 मार्क्स का हो, 6 मार्क्स का हो, जितने भी मार्क्स का होगा वो इस तरीके से हो सकता है। तो आप समझ गए अब यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, अगर इस तरीके की चीजें हो जाती हैं तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा इसका। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एमसीक्यू जो होता है वो बिल्कुल आर पार वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि नाटो की स्थापना कब हुई। मान लीजिए एक क्वेश्चन आया है, एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, नाटो की स्थापना कब हुई। ऑप्शन में दे दिया 1949, 1950, 1960, ठीक है, 1970। इस तरीके का क्वेश्चन है और ये आपके पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब आपको या तो इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए या आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा। मान लीजिए आपने क्वेश्चन का आंसर 9049 लगा दिया और आपका आंसर सही है, तो आपको पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। अब इसमें मार्क्स कटने वाला कोई सीन नहीं होता, ना यहाँ पे आपको आधा मार्क्स मिलेगा ना पौना मार्क्स मिलेगा जो पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पे आपने गलती कर दी और आपने सिलेक्ट कर दिया 1970 या 1960 या 1950, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यानी अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 0। यानी सीधा आर पार वाला खेल है एमसीक्यू में। लेकिन यहीं पे अगर मान लो कोई क्वेश्चन आया होता, शीत युद्ध क्या है, ठीक है, शीत युद्ध क्या है, मान लो ये क्वेश्चन आया होता और ये क्वेश्चन होता 2 मार्क्स का, तो यहाँ पे बच्चे जो लिखते हैं इसके आंसर को, तो बच्चे जितने भी बच्चे, मान लो 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्होंने ये पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो 1 लाख बच्चे अपनी अपनी अलग अलग भाषा में शीत युद्ध को डिफाइन करते। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टीचर को अच्छा लगा तो हो सकता है 2 मार्क्स देंगे, अगर बिल्कुल सही होगा तो टीचर 2 नंबर पूरे दे सकते हैं। लेकिन अगर नहीं सही हुआ तो हो सकता है उसमें काट के 0 भी दे दें, या हो सकता है अगर 0 ना दें तो उसको आधा ही नंबर दे दें, या उसको 1 नंबर दे दें, या उसको 1.5 नंबर दे दें। वो टीचर पे डिपेंड करता है। यानी 2 से 1.5 भी मिल सकते हैं, 2 से आधा भी मिल सकता है, 2 से 1 भी मिल सकता है, 2 से 0 भी मिल सकता है। यानी यहाँ पे संभावनाएं बहुत ज्यादा है। बट यहीं पे अगर एमसीक्यू की बात करें तो यहाँ पे कोई संभावना नहीं है। सही है तो सही है, टीचर मार्क्स दे सकता है, और गलत है तो गलत है, टीचर चाह कर भी मार्क्स नहीं दे सकता है। यहां पे अगर थोड़ी बहुत गलती है तो टीचर चाहकर आपको मार्क्स दे सकता है, ठीक है, आपके मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, पर यहां पे कोई चांस नहीं है। तो इसलिए जो 2021 में अपना एग्जाम देने वाले हैं वो पुराने पैटर्न को भूल जाएं कि आपको पुराने पैटर्न वाले तरीके से पढ़ना है, आपको एक नए पैटर्न से पढ़ना है। क्योंकि आपका सिलेबस जो है, एक तरह से आपका सिलेबस, आपका जो पेपर का पैटर्न है वो हार्ड होने वाला है। और मैं इसको हार्ड नहीं, मैं इसको बहुत ज्यादा हार्ड कहूंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए मैं आपको फिर एग्जांपल देता हूं, 40 क्वेश्चन एमसीक्यू के आगे हैं आपके पेपर में, मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 40 में से 40 मार्क्स लाना
मैं आसान नहीं कहूंगा, इसे मैं कहूंगा बहुत मुश्किल, क्योंकि 40 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो काफी हार्ड होंगे, मतलब जिसकी लैंग्वेज काफी हार्ड होगी। यहां पे आपको सबसे बड़ी दिक्कत बिल्कुल आने वाली है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, आपको 40 मार्क्स लेने के लिए इतनी गहराई से पढ़ना पड़ेगा, इतनी गहराई से पढ़ना पड़ेगा कि आप समझ जाओगे आगे जब मैं आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं वो बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा बेसिक सिंपल। अब चलते हैं हम एक बार बुक पे, एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ें, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों के दिमाग में। तो मैं आपको बताता हूं कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है। देखिए मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट। आप देख पा रहे हैं शीत युद्ध का दौर। मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपके लिए चैप्टर रखा है। मैं चाहता तो यहाँ पे हिस्ट्री का चैप्टर भी रख सकता था, ज्योग्राफी का भी रख सकता था, या कोई और सब्जेक्ट रख सकता था, पर मैंने आपको यहाँ पे चैप्टर रख दिया। ये चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ ये सभी सब्जेक्ट में आपके लागू होगी। आपको ज्योग्राफी में भी एनसीईआरटी को ऐसे ही पढ़ना है, हिस्ट्री में भी पढ़ना है, अदर सब्जेक्ट में भी ऐसे ही पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए आपको शुरू करना है चैप्टर फर्स्ट का पहले वर्ड से। यहाँ पे पहला शब्द जो है वो है यह है। यहां से आपको शुरू करना है और आपको कहां तक पढ़ना है। अब आप यहां देखिए, पहले शब्द से लेकर आपको अपनी किताब का जो आखिरी शब्द है, यानी चैप्टर का जो आपका आखिरी वर्ड है, यहां तक आपको पढ़ना है। एक भी अक्षर आपको छोड़ना नहीं है। एक तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लें, बिल्कुल दिमाग में रख लें कि जब भी आप कोई चैप्टर पहली बार पढ़ोगे तो आपको पहले अक्षर से लेके आखिरी अक्षर तक पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, यहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अब ये देखो, ये क्या है, ये है परिचय। परिचय का मतलब है कि आपको इतनी से 10 12 20 लाइनों में आपको इस चैप्टर का परिचय मिल जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पे बात चल रही है शीत युद्ध की समाप्ति को लेकर, यहाँ पे समकालीन विश्व राजनीति की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात चल रही है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बातें चल रही है। आप ध्यान से देखो, शीत युद्ध की बातें चल रही होगी इस चैप्टर में, फिर इसमें दो महाशक्तियों की बातें चल रही होंगी, इसमें अमेरिका और सोवियत संघ की कुछ ना कुछ बातें मिलेंगी। ठीक है, तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन वाली बातें भी होंगी। ठीक है, यहाँ पे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था भी होगा, और जितना मैंने आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया ये सारी की सारी क्या होंगी इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी। हालांकि आपको ऐसे अंडरलाइन नहीं करना डायरेक्ट, ये आपको पूरा पढ़ना है, फिर उसके बाद मेन चीजें अंडरलाइन करनी है। मैं यहाँ पे कम समय में आपको बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं खाली मेन को अंडरलाइन कर रहा हूँ। फिर आपको इस फिगर को देखना है, चित्र को भी ध्यान से देखना है, इग्नोर नहीं करना। फिर यहाँ पे इस लाइन को पढ़ना है कि आखिर ये चित्र किससे संबंधित है। फिर ये पहली घटना दूसरी घटना जो है इसको देखना है यहाँ तक। फिर चलते हैं हम अपने अगले पेज पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजों को भी हम छोड़ देते हैं, पर आपको फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे तो इनको भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, यहां से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, और आपके जो 1 मार्क्स के जो एमसीक्यू आएंगे ना, पहले आपको बता रहा हूं मैं, जो एमसीक्यू आपके 1 मार्क्स के आएंगे वो पूरी बुक में से, पूरी एनसीईआरटी में से, पूरे चैप्टर में से कहीं से भी पूछा जा सकता है। हम क्या करते हैं, इन लाइनों को इग्नोर कर देते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं, यही होता है। लेकिन अब हमें पढ़ना है, क्योंकि अब हमारा जो एमसीक्यू वाला पैटर्न अगर आ जाता है और 50% आ जाता है तो फिर हमें बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर भी हमारा एक क्वेश्चन बनता है। एग्जाम्पल के लिए ये एक क्वेश्चन बन गया CIA। CIA जो है वो क्या है, ये जो अमेरिका है, अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है CIA। अब यहां से आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा कि CIA किस देश की खुफिया एजेंसी है। ऑप्शन में अमेरिका, ऑप्शन में सोवियत संघ, ऑप्शन में क्यूबा, ऑप्शन में कोई और देश दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे बताइए किस देश की है। आपने क्या करा, आपने चैप्टर पढ़ा है पर आपने इसको इग्नोर करा, आपने इसे कभी पढ़ा ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि CIA होता क्या है, तो आपसे पेपर में वहां पे क्वेश्चन नहीं होगा। और वहां पे क्या सीन है, क्लियर है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो पूरे 1 मार्क्स मिलेंगे, और क्वेश्चन नहीं आता, गलत करते हो तो पूरे 0 मार्क्स मिलेंगे। समझ गए ना। तो हमको ये चीजें बिल्कुल ध्यान करते हुए चलना है, आपको ये चीजें एकदम से ध्यान में रखो और इन्हें समझते हुए चलो। अब दूसरी बात क्या है, देखिए जब आप फर्स्ट टाइम किताब पढ़ोगे, आपने मान लीजिए नहीं पढ़ा है कभी एनसीईआरटी, आप पहली बार एनसीईआरटी को पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक हाईलाइटर एक खरीद लीजिए, 10-20 रुपए जो भी आता होगा, और आप उस हाईलाइटर से क्या करिए, जो मेन चीजें आप पढ़ते हो उसको हाईलाइट करते जाइए। जैसे मैंने यहाँ पे CIA जो था हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आ जाना है अपने टॉपिक पे। यहां से आपके टॉपिक हो जाते हैं शुरू, क्यूबा मिसाइल संकट। अब आपको क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ना है, तो ये आपकी हेडिंग है। अब यहां से आप पूरी घटना को पढ़ोगे, 1961 से लेके पूरा आगे तक पढ़ोगे। तो यहां तक जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहां पे निकलेंगी जिसको आपको हाईलाइट करना है। जैसे हाईलाइट क्या क्या करना है, आपको हाईलाइट यहां पे ये करना है कि भाई अमेरिका को ये
अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा, ऐसा डर किसको सता रहा था? सोवियत संघ को सता रहा था। तो आप ऐसी चीजें हाईलाइट कर सकते हो। फिर जैसे कि क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? फिदेल कास्त्रो। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्यूबा एक अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है। तो कौन निम्न में से कौन सा देश एक छोटा सा द्वीपीय देश है? ऑप्शन में दे देंगे क्यूबा, और कोई अमेरिका, या कोई और भी देश दे सकते हैं। तो आपको जो जो मेन मेन लगता है वो आप उसको हाईलाइट कर देंगे। जैसे निकिता खुश्रेव जो था, ये कहाँ के थे? सोवियत संघ के थे, इसको हाईलाइट कर लो। सैनिक अड्डे के रूप में बदल लिया था, कब बदला था? 1962 में बदला था, इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगते जाए उसको आप हाईलाइट करते चलोगे। ठीक है, अमेरिका को कब पता लगा था इस घटना के बारे में? तो अमेरिका को स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता था। ठीक है, लेकिन 3 हफ्ते के बाद उसको ये पता लगा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। तो कब, कितने दिन बाद पता लगा? 3 हफ्ते के बाद। तो 3 हफ्ते को यहाँ पे क्या कर लोगे आप? इसको हाईलाइट कर लोगे। ठीक है, और अमेरिका के जो नेता थे उस समय में, वो कौन थे? राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के, तो जॉन एफ कैनेडी थे। तो इसको भी हाईलाइट कर लोगे। तो इस तरीके से क्या है, आप पूरे टॉपिक को बहुत डीप तो पढ़ोगे, पूरे टॉपिक को समझोगे, लेकिन जो मेन मेन चीजें हैं उसको आप हाईलाइट करोगे। ठीक है, इस तरीके से आप पूरे बुक को पढ़ोगे, पढ़ते जाओ और आप उसको हाईलाइट करते जाओ। जैसे कि जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, क्वेश्चन बन सकता है क्यूबा मिसाइल संकट का किसका चरम बिंदु था? तो शीत युद्ध का चरम बिंदु था। या क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो आप बोलोगे क्यूबा मिसाइल संकट था। ठीक है, तो यहां पे ये बता दोगे। फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो पश्चिमी गठबंधन था अमेरिका का, वो कौन सी विचारधारा को अपनाता था? तो वो पूंजीवादी विचारधारा को। अगर सोवियत संघ के गठबंधन की बात करें तो ये किसको सही मानते थे? ये साम्यवाद और समाजवाद को सही मानते थे। तो ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। ठीक है, मैं बहुत सारी चीजें हो सकता है मिस करते हुए चल रहा हूँ, मैं आपको केवल एग्जाम्पल के लिए समझाना चाह रहा हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। पूरी एक एक लाइन, एक एक शब्द को पढ़ना है, उसके बाद जहां जहां इंपॉर्टेंट नजर आए उसको हाईलाइट करना है। 1945 में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध जो था 1939 से 45 हुआ था, जो कि 1945 में समाप्त हो गया था। तो क्वेश्चन यहां से बन जाएगा दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 45। किसके बीच हुआ? मित्र राष्ट्रों के। तो मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। इसको हाईलाइट कर लो। धुरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? जर्मनी, इटली और जापान। इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, आगे चलो, आगे चलते जाओगे तो आपको यह पता लग जाएगा पहला विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918। आप ये पहला विश्व युद्ध उसको हाईलाइट करो। ठीक है, फिर दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त होने का टाइम था, उस समय अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे हमला कर दिया था। ठीक है, परमाणु बम। तो वो 2 शहर कौन से थे? हिरोशिमा और नागासाकी। कब की बात है? अगस्त 1945 की। इसको हाईलाइट करते हुए चलो, आगे चलते जाओ। जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो हाईलाइट करो। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो छोटी छोटी लाइनें होती है इसको हम इग्नोर कर देते हैं। ये जो लाइनें आप यहां से लेके यहां तक देख रहे हो इग्नोर कर रहे हो, पर यहां पे भी क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो बम गिराए गए थे इनकी क्षमता जो थी वो 15 से 21 किलो टन की थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इन बमों को गुप्त नाम दिया गया था, लिटिल बॉय और फैट मैन। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में बनेंगे और इतने डीप आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है ना, तो आप 40 मार्क्स में से आप 20 मार्क्स तो अपने जीरो के बराबर समझना कि आप 40 में से 20 क्वेश्चन भी अगर कर पाए ना तो वो बहुत बड़ी बात होगी। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे सोचेंगे मैं डरा रहा हूं, पर मैं आपको सच में ही डरा रहा हूं, बिल्कुल डरा रहा हूं मैं। डर जाओ और अपनी किताबें उठा के बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करना शुरू करो, क्योंकि डर जाओगे और पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो फायदा इसका तुम्हें मिलेगा, मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं चाहता तो भाई बहुत अच्छी अच्छी बातें बता देता, ऐसी बातें बता देता जिससे तुम्हें खुशी मिलती और तुम्हें आज बहुत अच्छी लगती मेरी बातें, बहुत तारीफें कर देते। लेकिन ये टेम्परेरी हैं चीजें, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ना ये बहुत कुछ आपको देकर जाएगी आगे। तो आपको ये सारी चीजें यहां पे समझनी है। ठीक है, आप पूरी बुक में लाइन टू लाइन पढ़ोगे, जहां जहां पे जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, फैक्चुअल क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलेंगे, उसको आपको हाईलाइट करना है। जैसे नाटो कब बना? 1949 में बना। कितने देश शामिल थे? 12 देश शामिल थे। ठीक है, क्या उद्देश्य था ये आपको करना है। मैप को आपको पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा देखते हुए चलना है। आगे चलते हैं। मैप के नीचे ये जो लाइनें होती है इसको भी पढ़ते हुए चलना है। यानी जब फर्स्ट रीडिंग करोगे आप अपनी बुक की तो आपको एक शब्द भी नहीं छोड़ना है। सीटो सेंटो आपको इंपॉर्टेंट दिख गया, आप इसको हाईलाइट कर लो। वारसा कब बना? 1955 में बना, आपको ये पता लग जाएगा। मतलब सारी चीजें जो जो इंपॉर्टेंट लगे आपको हाईलाइट करते जाओ। सोवियत संघ से अनबन हो गई थी 1969 में, चीन और सोवियत संघ की। ठीक है, देखो साम्यवादी चीन की और सोवियत संघ की अनबन हो गई थी।
कब हुई थी ये? 1969 में इन दोनों के, 1950 के दशक के उत्तरार्ध में और 1969 में इन दोनों के बीच में छोटा सा युद्ध हो गया था किसी जमीन के टुकड़े को लेकर। तो आपको क्या करना है, ये हाईलाइट कर लेना है। इसके बाद आपको आगे चलना है। आपको पता है भाई महाशक्तियां छोटे देशों से गठबंधन क्यों बनाती थी, आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। या फिर आपको फैक्चुअल क्वेश्चन देखने हैं तो जैसे ये डेट वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको हाईलाइट करो और फिर अब आगे चलो। आपको ये बॉक्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। ये बॉक्स ऑलरेडी मैंने वीडियो में करा रखे हैं, अलग से वीडियो बनाई है बॉक्स की। अगर आपको नहीं पता तो उसमें प्लेलिस्ट में सर्च करिए, आपको सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग सब कुछ कराया हुआ है। तो ये सारा हो गया हमारा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हर एक चीज को करते जाना है, करते जाना है, देखते जाना है, पढ़ते जाना है और अंडरलाइन करना है, अच्छे से समझना है। तो ये तो हो गया आपका एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। अब आगे आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखो, मैं आपको 1 मिनट में और फायदे और नुकसान बता देता हूं। देखिए, जब आप इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आप एक भी शब्द नहीं छोड़ेंगे, सारी चीजों को, इंपॉर्टेंट जो चीजें उसको हाईलाइट करोगे। अब देखो, हाईलाइट आपको हर चीज को नहीं करना कि आप कहीं कहीं आपको लगे कि पूरी की पूरा मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस वाला या फिर पूरा का पूरा पेज ही आपका इंपॉर्टेंट है तो पूरा का पूरा पेज आप रंग दो। भूल कर भी ऐसी कोशिश मत करना। हाईलाइट आपको क्या करना है, कोई इंपॉर्टेंट डेट हो, किसी चीज की स्थापना की बात हो रही हो, ठीक है, किसी देश के राष्ट्रपति नेता वेता की बात चल रही हो, किसी देश का कुछ विशेष बताया जा रहा हो, कोई योजना बताई जा रही हो, ऐसी चीजों को हाईलाइट करो। जो थ्योरी वाली चीजें होती हैं, स्टोरी वाली चीजें होती हैं, उसको भूलकर भी हाईलाइट मत करो। वो चीजें आपको आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए। आपको केवल डेट वगैरह ऐसी चीजें हाईलाइट करनी है, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट टाइम बुक पढ़ोगे, मान लीजिए आप पहली बार बुक पढ़ रहे हो और मेरे तरीके से पढ़ रहे हो जैसा मैंने आपको बताया है फर्स्ट टाइम, तो आपको हो सकता है एक चैप्टर को पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लगे। हो सकता है आपको एक चैप्टर को पढ़ने में 1.5 घंटा लग जाए, हो सकता है आपको एक चैप्टर को पढ़ने में 2 घंटे लग जाए, हो सकता है या फिर आपको एक चैप्टर को पढ़ने में 1 घंटा लगे, लेकिन आपको शायद 2 घंटे से ज्यादा तो नहीं लगने चाहिए। तो इतना समय लगेगा आपका फर्स्ट टाइम। तो आप कहोगे इतना हमने पढ़ लिया। अब यहां पे बात आती है, मैंने आपको कल की वीडियो में क्या बताया था कि मैंने अपने टाइम पे एनसीईआरटी को 50 बार पढ़ा था। अब आप सोचोगे कि अगर एक बार मैं एक चैप्टर को 2 घंटे में पढ़ता हूं तो मैं 50 बार कैसे एनसीईआरटी को पढ़ सकता हूं। तो अब आप ये 50 बार पढ़ने वाला तरीका समझिए। आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा तो आपको 2 घंटे लगे। अब आप इसी चैप्टर को जब सेकंड टाइम पढ़ोगे तो आपको 2 घंटे नहीं लगेंगे, आपको केवल 40 मिनट के करीब लग जाएंगे, ठीक है। क्यों 40 मिनट लगेंगे? क्योंकि अगली बार जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको पूरी स्टोरी जो आपने फर्स्ट टाइम में पढ़ी थी, लाइन टू लाइन पढ़ा था, वो नहीं पढ़ना है। अब आपको क्या पढ़ना है, आपको केवल कुछ मेन टॉपिक जो आपको लगते हैं, केवल मेन टॉपिक पढ़ने और केवल वो पॉइंट पढ़ने जो आपने हाईलाइट करे थे फर्स्ट रीडिंग में। जब आपने पहली बार पढ़ा था कोई भी टॉपिक तो आपने उसको अंडरलाइन या हाईलाइट कर दिया था, याद होगा मैंने आपको बताया। तो अगली बार क्या करना है, सेकंड रीडिंग में आपको केवल हाईलाइट वाला पढ़ना है। जब इसी चैप्टर को अगर आप कभी फ्यूचर में थर्ड टाइम पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, तो आपके 40 मिनट भी नहीं लगेंगे, हो सकता है आपके 30 से 20 ही मिनट लगे। क्यों? क्योंकि उस बार आपको स्टोरी भी, टॉपिक भी नहीं पढ़ने। अब आपको केवल क्या पढ़ना है, फैक्चुअल डेट वगैरह पढ़नी है, ठीक है। केवल डेट वगैरह पे आप नजर मार लोगे तो आपको बहुत जल्दी 30-20 मिनट में आपका चैप्टर वो हो जाएगा, मतलब पढ़ लोगे। क्योंकि स्टोरी जो है ना आपके, जैसे मान लो क्यूबा मिसाइल संकट ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये स्टोरी आपके दिमाग में होनी चाहिए। स्टोरी को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती कभी भी, ना स्टोरी को आपको उतारने की जरूरत पड़ती है कहीं पे भी कि आपने स्टोरी को उतार लिया। समझे मेरी बात को? ना तो आपको स्टोरी को हाईलाइट करना है, ना तो आपको स्टोरी को क्या करना है, पूरा का पूरा लिखना है कहीं पे। आपको स्टोरी को केवल पढ़ना है, केवल समझना है, अपने दिमाग के अंदर आपके होनी चाहिए। और आपको केवल हाईलाइट वो करना है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको नजर आए, कोई डेट या कोई चीज। फिर अगली बार से जब भी आप चैप्टर को पढ़ोगे तो केवल हाईलाइटेड चीजें पढ़ोगे, तो आपको बहुत कम समय लगेगा। अब मैं आपको अपना ही एग्जांपल दे दूं। जब मैं स्कूल जाता था तो हमारा जो जहां से हम बस पकड़ते थे स्कूल के लिए, उस जगह से लेकर हमारे स्कूल का स्टैंड, बस स्टैंड जो था, वहां तक हम जाते थे बस में, ठीक है। तो कई बार क्या होता था भाई, बस में जाते थे, सीट मिल जाती थी, तो जब सीट मिल जाती थी तो आराम से बस में बैठ जाते थे। तो उसमें क्या होता था, हमें इस जगह से इस जगह पहुंचने में लगते थे केवल 10 मिनट, क्योंकि जाम वगैरह के इतने चांस नहीं होते थे, 10 मिनट में पहुंच जाते थे, ठीक है। तो 10 मिनट के अंदर मैं अपनी बुक खोल लेता था और 10 मिनट में मैं अपना चैप्टर जो था रीड कर देता था।
अब आप सोचोगे वही 2 घंटे वाला चैप्टर मैंने 10 मिनट में कैसे रीड कर दिया। तो उस 10 मिनट में मैं केवल डेट और जो फैक्ट वगैरह होते थे उस पर नजर मार लेता था, बस मुझे डेट वेट देख लेता था, हाँ थोड़ा सा मैप देख लिया, ठीक है ये वाली डेट ये हुई, नाटो 1949 में बना, वारसा 1955 में बना, वो जापान के 2 शहर जो थे वो हिरोशिमा और नागासाकी थे, और ये 3 संधियां हुई थी, और ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के ये नेता थे, उनके नाम, बस मोटा मोटा समझ गए ना, बस इतनी नजर मार ली उस पर, उसको बस देख लिया और पूरा का पूरा चैप्टर जो था फिर से दिमाग में बस गया। जब आप एक ही चीज को कई बार देखते जाओगे तो वो चीजें याद हो जाएंगी, और वही फर्क है कि मैं उन चीजों को मैंने इतना डीप पढ़ा था अपने टाइम पे, इतने अच्छे से पढ़ा था, इतनी बार पढ़ा था कि मैं उन चीजों को बहुत लंबे समय तक भूल नहीं पाया। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं पढ़ता हूं और भूल जाता हूं, मैं पढ़ता हूं और भूल जाता हूं। इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि मैं पढ़ता हूं और भूल जाता हूं, कैसे पढ़ें और उसको लंबे समय तक याद करें, ठीक है। तो मैं नहीं भूला क्योंकि भाई मैंने पढ़ाई उसको इतना बार था और इस तरीके से पढ़ा था कि मैं नहीं भूला। उम्मीद करता हूं आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने का सही तरीका पता लग गया होगा। फर्स्ट टाइम आपको कोई चैप्टर पढ़ने में लगेंगे 2 से 1.5 घंटे, लेकिन सेकंड टाइम उस चैप्टर को पढ़ने में लगेंगे 40 से 30 मिनट, थर्ड टाइम आप उसे पढ़ोगे तो लगेंगे आपको 30 से 20 मिनट, और एक समय ऐसा आ जाएगा जब आप केवल 10 से 20 मिनट में ही अपना चैप्टर पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया करोगे। क्यों? केवल वही चीजें पढ़ोगे जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट करी हुई है, फालतू की चीजों को नहीं पढ़ोगे, क्योंकि स्टोरी जो है वो आप चैप्टर की वीडियो देख लेते हो तो चैप्टर की वीडियो से ही स्टोरी आपके दिमाग में बस जाती है कि ऐसे अमेरिका ताकतवर था, सोवियत संघ ताकतवर था, इन दोनों के बीच में संघर्ष था, लड़ाई जैसे माहौल हो गए थे, लेकिन लड़ाई हुई नहीं थी। ये स्टोरी तो आपको पूरी याद ही है। क्यूबा मिसाइल संकट आपको पूरा याद होगा अगर आप पढ़ लोगे। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर हमला कर दिया था, ये कोई आपको लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, ये तो सब याद हो जाता है ऐसा। पर जो याद नहीं होती वो होती है डेट। कई बार डेट में कंफ्यूज होते हैं। समझ गए ना मेरी बातों को? तो अगर मेरी बातों को समझ चुके हैं और आपको लगा है कि ये बेनिफिट आपको पहुंचा सकती है मेरी बातें, तो इस चीज को फॉलो करो, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। फर्स्ट टाइम आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, मैं पहले बता रहा हूं कि जब आप फर्स्ट टाइम बुक की रीडिंग करोगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करने में आपको समझ नहीं आएगा क्या। लेकिन जब आप दूसरी तीसरी बार पढ़ोगे तो आप खुद मुझसे आगे कमेंट में कहोगे कि हाँ सर आपने जो बताया था पहली बार जरूर दिक्कत हुई, 2 घंटे जरूर मुझे लगे कि 2 घंटे मेरे एक्स्ट्रा लगे, लेकिन आगे से मुझे ये दिक्कत नहीं आई। तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद जय भारत। और कल का अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो ये होगा कि एनसीईआरटी किताब को हम पढ़ना कैसे है, आप आज जान चुके हो, पर एनसीईआरटी किताब से नोट्स कैसे बनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स बनाते हैं, पूरा का पूरा वही उतार देते हैं, पूरी की पूरी स्टोरी, भूलकर भी स्टोरी ना उतारें। नोट्स बनाने का सही तरीका क्या हो सकता है, ये वीडियो कल आएगी और आप मुझे बताएं बिल्कुल कि आप बिल्कुल बनाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है। जो भी आप अपना कमेंट में आप बताया करें। मैं आप सभी की कमेंट पढ़ता हूं बहुत ध्यान से, बेशक से मैं सबको रिप्लाई ना कर पाता हूं, लेकिन मैं कमेंट सभी की पढ़ता हूं और लाइक कर दूंगा कमेंट को, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में।